नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। राजनीतिक दल आखिर ये हैं क्या? लोकतंत्र में इनका काम क्या है? क्या इनके बिना हमारा काम चल सकता है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा लोकतंत्र जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो, कैसा दिखेगा वो? क्या चीजें बेहतर होंगी या और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी? सोच कर ही देखिए, हर तरफ बस अफरा तफरी और कंफ्यूजन होगी। हर कैंडिडेट अकेला, इंडिपेंडेंट। मतलब देश के लिए कोई बड़ा कॉमन वादा नहीं होगा। सरकार शायद बन भी जाए, पर वो स्टेबल कैसे होगी? कौन जवाब देगा? देश चलेगा कैसे? पूरी की पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी। और बस इसी अफरा तफरी का जवाब है राजनीतिक दल। आप इन्हें लोकतंत्र का इंजन समझ सकते हैं। तो चलिए इस इंजन के पुर्जों को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये दल असल में करते क्या-क्या हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिनका एक ही मकसद होता है, चुनाव जीतना और सरकार बनाना। क्यों? ताकि वो समाज के लिए अपनी बनाई हुई पॉलिसीज को लागू कर सकें। अरे वाह, इनके काम तो बहुत सारे हैं। चुनाव लड़ना, अपनी नीतियां और प्रोग्राम जनता के सामने रखना, फिर संसद में जाकर कानून बनाना, और हाँ, अगर जीत गए तो सरकार चलाना, और अगर हार गए तो विपक्ष बनकर सरकार पर पैनी नजर रखना। इतना ही नहीं, ये जनता की राय को एक दिशा देते हैं और आम आदमी को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में भी मदद करते हैं। तो ये तो साफ है कि हमें पार्टियों की जरूरत है, लेकिन हर देश में ये खेल अलग अलग नियमों से खेला जाता है। चलिए अब इन अलग अलग पार्टी सिस्टम्स को समझते हैं। मोटे तौर पर देखिए तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला, एक दलीय व्यवस्था, जैसा चीन में है, जहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज चलता है। फिर आती है द्विदलीय व्यवस्था, जैसे अमेरिका या यूके में, जहां सत्ता आम तौर पर 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही घूमती रहती है। और फिर है हमारा भारत, अपनी जबरदस्त डाइवर्सिटी के साथ, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, या अक्सर कई पार्टियां मिलकर, मतलब कोएलिशन बनाकर सरकार चलाती हैं। तो सवाल उठता है कि सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये किसी भी देश के समाज, उसके इतिहास और पॉलिटिकल कल्चर पर निर्भर करता है। अब भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं कि कोई 2-3 पार्टियां सबकी आवाज बन ही नहीं सकती। तो चलिए अब दुनिया से घूमकर वापस अपने देश भारत पर आते हैं। यहाँ पार्टियों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, नेशनल पार्टीज और रीजनल यानी राज्य स्तर की पार्टियां। तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती कैसे है? क्या ये बस नाम का खेल है? जी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए एक पार्टी को पूरे देश में अच्छा परफॉर्म करना होता है, जबकि एक रीजनल पार्टी के लिए अपने राज्य में पहचान बनाना ही काफी है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में कुल 6 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो चलिए इनमें से कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसे हम सब कांग्रेस के नाम से जानते हैं। 1885 में बनी ये पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा रही है। इसकी विचारधारा हमेशा से सेक्युलरिज्म और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण पर टिकी रही है, और आज़ादी के बाद तो कई दशकों तक देश की राजनीति कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूमती रहे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो आज भारतीय राजनीति की एक बड़ी ताकत है। इस पार्टी की जड़ें हैं पुराने भारतीय जनसंघ में, जिसे 1980 में एक नए रूप में बीजेपी के नाम से दोबारा खड़ा किया गया। इसकी विचारधारा भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेती है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व इसका एक अहम हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में इसने जबरदस्त सफलता हासिल की और 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और अब बात करते हैं उस सबसे नए खिलाड़ी की, जिसने हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया है, आम आदमी पार्टी। ये पार्टी 2011 के बड़े एंटी करप्शन आंदोलन से निकली और 2012 में बनी। इसका मूल मंत्र है एक साफ सुथरी और जवाबदेही सरकार। और देखे, दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारों के दम पर इसने हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया है। तो ये तो साफ है कि ये दल जरूरी हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनमें कोई कमी नहीं है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं और इन्हें सुधारने के क्या रास्ते हो सकते हैं। 4 बड़ी चुनौतियां हैं जो अक्सर देखने को मिलती हैं। पहली, पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र की कमी, मतलब सारे फैसले अक्सर एक या दो बड़े नेता ही ले लेते हैं। दूसरी चुनौती है वंशवाद, जहां राजनीति विरासत में मिलती है, काबिलियत पर नहीं। तीसरी, चुनाव में पैसे और बाहुबल का बढ़ता इस्तेमाल। और चौथी, कई बार ऐसा लगता है कि सभी बड़ी पार्टियों की नीतियां लगभग एक जैसी ही हैं, जिससे वोटर्स के पास कोई असली चॉइस ही नहीं बचती। तो इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? देखिए, कुछ कदम तो उठाए गए हैं, जैसे दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन कानून बनाया गया। कुछ सुझाव भविष्य के लिए भी हैं, जैसे महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देना या चुनावों में सरकारी फंडिंग शुरू करना, ताकि पैसे का जोर कम हो। लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो जनता के पास ही है। लोग दबाव बनाकर और अच्छे लोग राजनीति में हिस्सा लेकर इसे भीतर से बदल सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि खराब राजनीति का इलाज है और ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। लोकतंत्र को सुधारने के लिए इससे भागना नहीं, बल्कि इसमें और गहराई से शामिल होना जरूरी है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल सबके लिए, राजनीतिक दलों को सुधारने की सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? उनके अंदर बैठे नेताओं के पास या हमारे आपके जैसे आम नागरिकों के पास? इस पर जरूर सोचिएगा।